आज का टॉपिक मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यह टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने स्व प्रतिरक्षा तक डिस्कस कर लिया था, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, यह हमने चैप्टर के प्रारंभ में ही जान लिया था। पहला टॉपिक ही हमारा इम्यूनिटी था। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं जाना कि मनुष्य में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो कैसे बनता है, उसके क्या क्या घटक होते हैं, कार्य किस प्रकार करता है, वो तो लगभग हमने जान लिया। किस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाएं हेल्प करती हैं लड़ने में वाह प्रतिजनों से, रोगाणुओं से, यह सब हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि मनुष्य का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसमें क्या क्या घटक होते हैं। इसके लिए हमारे शरीर में एक विशेष तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं लसीका तंत्र। ये फिगर आप देख पा रहे हैं, आपकी बुक का, ये लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके बारे में, लसीका तंत्र के बारे में लास्ट ईयर जब मैंने आपको मनुष्य का परिसंचरण तंत्र चैप्टर पढ़ाया था, तब उस चैप्टर में इसको पढ़ाया था। अगर आप लोग को याद हो तो, नहीं हो तो एक बार खोल के उस टॉपिक को आप रिवाइज़ कर लेंगे। तो लसीका तंत्र जो मनुष्य का होता है, इसके लिए पूरे शरीर में लगभग लसीका ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, लसीका वाहिकाएं फैली होती हैं। साथ ही एक ग्रंथि होती है थाइमस, जो हमारे हृदय के पास सिचुएटेड होती है। यह ग्रंथि भी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती है। और इन लसीका वाहिकाओं, लसीका ग्रंथियों में एक तरल द्रव्य बहता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ या लसीका। इसीलिए इस तंत्र का नाम है लसीका। जिस प्रकार से परिसंचरण तंत्र में रक्त बहता है, यहाँ लिम्फ बहता है। रक्त और लिम्फ में डिफरेंस ये है कि रक्त में आरबीसी होती हैं, इसमें आरबीसी नहीं होती, इसमें ओनली डब्ल्यूबीसीज होती हैं, क्योंकि इसका कार्य केवल प्रतिरक्षा से है, इम्यूनिटी से है, रोगों से लड़ने से है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक को। तो हम समझते हैं पहले मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र में क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने बता दिया, लसीका तंत्र होता है, और जो भी लसीका तंत्र से जुड़े हुए अंग होते हैं, दे आर नोन एज लसीकाभ अंग, लिम्फॉइड ऑर्गन्स उनको कहते हैं। ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लसीकांग एंड द्वितीयक लसीकाभ अंग, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। अब ये प्राथमिक क्या है, तो पहले प्राथमिक को जानते हैं। तो प्राथमिक जो लसीका तंत्र होता है या लसीकाभ तंत्र होता है, इसमें दो अंग सम्मिलित होते हैं। एक तो होती है बोन मैरो, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा, और दूसरा होता है थाइमस ग्रंथि, जिसके बारे में भी मैंने बताया था, जिसको, इस ग्रंथि को भी हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर जो था 11th क्लास का आपका। इसीलिए कहा था मैंने, अगर आप 11th का सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, बार बार मैं देखो रिमाइंड कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपने पढ़ा है आप, क्योंकि मैं दोबारा नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज दैट वाज द कंपोनेंट ऑफ सिलेबस ऑफ 11th। अब मुझे तो यहाँ मुझे थाइमस ग्रंथि नहीं समझानी है, मुझे यहाँ पर उसका प्रतिरक्षा तंत्र में क्या योगदान है ये समझाऊंगा। इसलिए आपको अगर संरचना पढ़नी है, आप फिर से खोलें, नोट्स खोलें, बुक खोलें, उसको पढ़ें। तो प्राथमिक लसीका तंत्र में अस्थि मज्जा और थाइमस। अस्थि मज्जा भी मैंने बताया था, जो बोन की लंबी हड्डी होती है, उनके जो अंतिम सिरे होते हैं, फूले हुए भाग, उनमें बोन मैरो सिचुएटेड होती है। तो प्राथमिक लसीका तंत्र जो रहा, उसमें जैसा कि मैंने बता दिया, अस्थि मज्जा साथ ही थाइमस ग्रंथि सम्मिलित होती हैं। अब जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स पढ़ाई थी मैंने, ये भी डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होती हैं। तो जो अपरिपक्व इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो विभेदित होकर एंटीजन संवेदी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। मींस जब इमेच्योर होती हैं लिम्फोसाइट्स, वो विभेदित होंगी, उनमें डिफ्रेंसिएशन होगा, और वो आगे चलकर एंटीजन संवेदी, एंटीजन बता रखा है मैंने, जो वाह पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, चाहे वो सूक्ष्माणु हों चाहे रोगाणु हों, वे सारे एंटीजन कहलाते हैं। तो ये परिपक्व होकर फिर क्या बनाती हैं, विभेदित होकर एंटीजन संवेदी लिम्फोसाइट, यानी कि जो रिस्पॉन्स करेंगी एंटीजन के अगेंस्ट। बोन मैरो, तो पहले बोन मैरो के बारे में जानते हैं। तो बोन मैरो जैसे कि बताया था, इसमें सभी रक्त कोशिकाएं निर्मित होती हैं लिम्फोसाइट्स में, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स, यानी रक्त के जितने भी कंपोनेंट्स हैं। इनडायरेक्टली कहें, हमारा रक्त जो होता है, बताया था मैंने, शिशुओं में तो वो काफ़ी अंगों में बनता है, लेकिन एडल्ट्स में केवल लंबी अस्थियों के जो एंड होते हैं, बोन मैरो, उनमें ही रक्त का निर्माण होता है। तो रक्त की जितनी भी कोशिकाएं हैं, रक्त का कंपोनेंट भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी की सारी बोन मैरो में बनती हैं। थाइमस ग्रंथि,
जैसे मैंने बताया था ये हृदय के समीप स्थित होती है। और ये किसके लिए ज़रूरी होती है? मैंने 2 लिम्फोसाइट्स पढ़ाई थी पिछले टॉपिक्स में, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो इसमें से जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, टी फॉर बताया था मैंने थाइमस, बी फॉर बोन मैरो एंड टी फॉर थाइमस। तो जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं इनकी परिपक्वता के लिए ये थाइमस ग्रंथि उत्तरदायी होती है, हृदय के समीप स्थित होती है। और ये माना जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है यह ग्रंथि लगातार आकार में छोटी होती चली जाती है, इसी कारण मनुष्य वृद्ध हो जाता है। याद रखेंगे, क्योंकि रोगों की लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती जाती है तो शरीर भी उसी के साथ साथ कमज़ोर हो जाता है। तो ये था प्राथमिक लसीकाभ अंग के बारे में हमने जाना। नाउ कम्स टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के द्वितीयक लसीकाभ अंग क्या क्या होते हैं। तो जो परिपक्व हो रहे थे लिम्फोसाइट्स, जैसा कि मैंने बताया, वो पहुंचते हैं इनमें द्वितीयक लसीकाभ अंगों में। और द्वितीयक लसीकाभ अंग में क्या क्या शामिल हैं? सबसे पहला इसमें मुख्य अंग होता है स्प्लीन। स्प्लीन होता है प्लीहा, जिसे जनरल नॉलेज में बहुत पूछा जाता है। ये हमारे शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, इमरजेंसी रिजर्व होता है इसमें ब्लड का। तो ये प्लीहा ये हमारे शरीर के लेफ़्ट साइड में, जो हमारी रिब्स होती हैं पसलियाँ, उनके लेफ़्ट साइड में स्टोमक के आसपास स्थित होता है। तो हम अभी यहाँ पे ये जान रहे हैं, हमें संरचना नहीं पढ़नी है कि द्वितीयक लसीकाभ अंग में क्या क्या सम्मिलित हैं। एक तो प्लीहा हो गया, दूसरा लिम्फ नोड्स होती हैं। ये लसीका ग्रंथियाँ हैं जो हमारे शरीर में कई स्थानों पर स्थित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके गर्दन में काफ़ी स्थित होती हैं, आपके चेहरे के नीचे, कान के नीचे, और काफ़ी और बॉडी में आपकी को जो काँख होती हैं, आर्म पिट्स होती हैं, उनमें भी होती हैं। ग्रोइन भाग जो होता है वहाँ भी ये पाई जाती हैं। टॉन्सिल्स सभी जानते हैं आप, टॉन्सिल्स पेयर्स पैसेज ये हमारी आंतों में पाए जाते हैं। और अपेंडिक्स ये बड़ी आंत के नीचे जो एक छोटा सा उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है वह, ये सारे के सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को बनाते हैं। इनमें जो लेकिन मुख्य योगदान किस किस का है? एक तो है प्लीहा और दूसरा है लिम्फ नोड्स। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। स्प्लीन, पहले स्प्लीन के बारे में जानते हैं। तो ये एक बड़ा सा अंग होता है, बीन के आकार का होता है। बीन आप सभी जानते हैं, बीन के शेप का होता है। इसमें भी 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो लिम्फोसाइट तो होंगी होंगी और दूसरी होती है फैगोसाइट्स। और फैगोसाइट्स क्या कोशिकाएं होती हैं? बताया था मैंने, भक्षण करने वाली, जो प्रतिजनों को, रोगाणुओं को भक्षण करने का कार्य करती हैं। और ये स्प्लीन जो है ये ब्लड के फिल्टर का कार्य करता है, इसी कारण ये ब्लड बैंक भी कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बनाने के लिए। लिम्फ नोड्स, लसीका ग्रंथियाँ, ये हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जैसे कि मैंने बता रखा है, विभिन्न स्थानों पर ये पाए जाते हैं। इनमें लिम्फ और ऊतक द्रव जो उपस्थित होता है वो एंटीजन को पकड़ते हैं। मतलब एंटीजन जो हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो उसमें लसीका और जो ऊतक द्रव उपस्थित है लिम्फ नोड्स में वो उसको पकड़ने का कार्य करेगा। तथा ये एंटीजन लिम्फोसाइट्स को सक्रिय बनाएंगे, जो लिम्फोसाइट मौजूद है वो और एक्टिव कर देंगे, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न होगा, बहुत तीव्रता का इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न होगा, जिससे जो संबंधित प्रतिजन है वो नष्ट कर दिया जाएगा या उससे अगेंस्ट हमारी कोशिकाएँ लड़ती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जब वो बहुत ज़्यादा उनके वायरस से स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि एड्स है, HIV है, कोरोना का वायरस चल रहा है, उस केस में हमारे अगर शरीर की कोशिकाएं उससे नहीं लड़ पाती हैं तभी हमारा शरीर रोगग्रस्त और बीमार हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं हो पाता। उसका कारण यही होता है कि हमारे शरीर कोशिकाएँ उनसे नहीं लड़ पाती, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिन रोगों के, उनसे हमारा इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाता। कुछ हद जब तक उसकी सामर्थ्य है, जब तक कोशिकाएं लड़ती हैं, लेकिन जब वो बैक्टीरिया वायरस उन सेल्स को खाने लग जाते हैं तो हमारे शरीर की रोगों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एक और टिश्यू होता है MALT, जिसे हम कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। मतलब ऐसे लिम्फोइड टिश्यू, ऐसे लसीकाभ ऊतक जिनमें म्यूकस बताया था मैंने, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कि हमारी नासिका में भी होता है। तो चिपचिपा पदार्थ एक जो होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो ये जितने भी हमारे शरीर के मुख्य मार्ग हैं उनमें ये पाया जाता है, जैसे श्वसन तंत्र है, आहार नाल है, मूत्रोजनन तंत्र है। ये इन सब की जो आंतरिक लेयर है उसको ये आस्तरित करता है, उसकी लेयर बनाता है। और यह शरीर के जितने भी लसीकाभ ऊतक हैं उसका 50% भाग बनाता है। तो यह भी सूक्ष्म जीवियों की वृद्धियों को बढ़ने से रोकता है और उन्हें निष्क्रिय बनाता है। साथ ही इनके द्वारा लिम्फोसाइट एक्टिव बनती हैं, जिसके द्वारा फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करती हैं रोगों से लड़ने के प्रति। तो ये हमने इस तरह से मनुष्य के लसीका तंत्र के बारे में जाना कि जो हमारा मनुष्य का जो लसीका तंत्र है किस प्रकार घटित होता है। यहाँ पर ये नोट्स जो दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट करके गोल गोल गोल, ये सब लसीका नोट्स हैं, लिम्फ नोट्स हैं। ये सारी लसीकाएँ फैली हुई हैं, थाइमस ग्रंथि हैं, लसीका वाहिकाएँ हैं, लसीका ग्रंथियाँ भी हैं। और इसके लिए जो मुख्य अंग होता है, जब बताया मैंने, थाइमस, और प्लीहा जो होता है यहाँ लेफ्ट साइड में सिचुएट होता है स्टोमक के आसपास। तो दिस इज़ अ टॉपिक ह्यूमन इम्यून सिस्टम।